गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम लोग देखने वाले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये कब आया था? इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1930। 1 जुलाई 1930 को आया था। ठीक है, अब ये जो है ये एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्शन स्टेट जम्मू कश्मीर। ये सभी पूरे पूरे इंडिया में क्या होता है, ये जो रूल है, इसका जो रेगुलेशन है ये फॉलो होता है, बट एक्सेप्शन है क्या? जम्मू एंड कश्मीर। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द परचेज एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को ही क्या किया गया है? इन्वॉल्व किया गया है। किसमें? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज इसमें नहीं आएंगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4, किसमें दिया है? सेक्शन 4 में एक डेफिनेशन दी हुई है किसकी? Sales of Goods Act की। A contract of a sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price। क्या करता है? सेलर क्या करता है? ट्रांसफर करता है अपनी प्रॉपर्टी को, जो कि क्या है? इन गुड्स की बात कर रहा है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस दैट मीन्स फॉर अ कंसीडरेशन। ठीक है, कि उसके बदले में उसको क्या के पे करना है? एक कंसिडरेशन पे करना है, और उसका वो कंसिडरेशन को क्या कहते हैं? दैट इज अ प्राइस। सच अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एब्सोल्यूट और कंडीशन। ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो सकता है? तो एब्सोल्यूट हो सकता है, एज इट इज जैसा है वैसा होगा, और कंडीशनल, उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सेलर के ऊपर। क्लियर है कि उस वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा। तो ये चांसेस है, इट्स मे बी कि वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, राइट। देन इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल के लिए? क्या जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल में? प्रॉपर फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका एक क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर फॉर्मेशन होना चाहिए। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल फॉर्मेशन, मतलब क्या होगा? इट मे बी ओरल और इन रिटर्न, एब्सोल्यूट और कंडीशनल, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? एक तो ओरल हो सकता है, या फिर आप लोग सिर्फ, जरूरी नहीं है वो रिटर्न ही हो। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वो ओरल भी हो सकता है, जैसे डायरेक्ट डिलीवरी हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है सेल का, तो उसमें क्या होगा कि आप डायरेक्टली उसको क्या कर रहे हो? कैश पे कर रहे हो। आप किसी शॉप में जा रहे हो, पर्टिकुलर शॉप में जा रहे हो, कोई सामान ले रहे हो, उसको कैश दे रहे हो, तो ये क्या हो गया? उसमें रिटर्न लिखने की जरूरत है कि नहीं? वो ओरली भी हो रहा है कि मुझे ये सामान दो, और आप उसके बाद में उसका कंसिडरेशन दे रहे हो, दैट मीन्स उसका प्राइस दे रहे हो। तो इट मे बी ओरल और रिटर्न। अब रिटर्न क्यों? अगर इन फ्यूचर पे अगर आप लोगों को कुछ करना है, ठीक है, फ्यूचर में कॉन्टैक्ट करना है, जैसे मैं बोलती हूँ कि इस स्पेसिफिक फार्म में जो भी ऑरेंजेस होंगे वो मुझे क्या करना? मुझे दे देना, उसके बदले में तुम्हें मैं पे करूंगा। तो वो ऑरेंजेस अभी हो रहे क्या? नहीं, इन फ्यूचर हो रहे हैं। तो इस टाइम पे जब इन फ्यूचर की बात आती है तो उसमें किसकी जरूरत होती है? रिटर्न की जरूरत होती है। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म। ओके, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट में क्या होगा कि वो कैसा होता है? जो जैसा है वैसा होगा। या फिर कंडीशनल, दैट मीन्स कि उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई की जाएंगी कि इतना ही माल मिलेगा, या फिर इसका इतना कंसिडरेशन रहेगा, ये कंडीशन उसमें अप्लाई रहेंगी। या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो पे क्या बोलते हैं, सेलर को पे करना पड़ेगा, या फिर बायर को पे करना, वो भी जो भी कंडीशन लगा है दैट इज द कंडीशनल। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, वो क्या हो सकता है? एक तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। दैट इज एक्सप्रेस मतलब कि आप लोगों को एक्सप्रेसली बताना पड़े कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। इम्प्लाइड का क्या होता है कि सपोज एक कस्टमर है, ठीक है, वो हमेशा आपके पास से क्या करता है? मिल्क लेके जाता है, हमेशा रोज का उसका एक रूटीन बना हुआ है। तो शॉपकीपर भी क्या समझ जाता है कि अब ये आया, दैट मीन्स ये मिल्क लेके जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया? एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि हाँ वो आ रहा है, आप उसको मिल दे रहे हो, वो आपको इसका प्राइस दे रहा है। दैट इज एक स्टेज के बाद वो क्या हो गया? इम्प्लाइड हो गया, राइट। देन इमीडिएट डिलीवरी। एक तो इमीडिएट डिलीवरी दैट मीन्स आप तुरंत उस चीज को क्या कर रहे हो? तुरंत उसको दे रहे हो वो सामान। जैसे उसको मिल्क वो क्या दे रहा है? तुरंत दे रहा है, और उसका कंसिडरेशन भी क्या हो रहा है? इमीडिएटली हो रहा है।
डेफर डिलीवरी मतलब दैट मीन्स कि वो बाद में डिलीवरी देंगे, या फिर बोलते हैं हम किराना दुकान, ठीक है, जो होता है ग्लोसरी शॉप जो होती है जिसे हम किराना दुकान बोलते हैं, तो ग्लोसरी शॉप में क्या हम लोग लिस्ट दे के आ जाते हैं, राइट, ये सामान लेना, वहां से हम लोग उसको पे कर देते, और वो हमें क्या करता है, होम डिलीवरी देता है, मतलब उसने हम लोग को क्या, हमने उसको कैश तो पे कर दिया, हमने उसको दे दिया, पैसे पेमेंट कर दी, बट उस वो हमको क्या कर रहा है, घर तक लाके दे रहा है, बट वो तुरंत लाके देगा नहीं, जब उसको टाइम मिलेगा तब वो क्या करके लाके देंगे, तो दैट इज अ डेफर्ड डिलीवरी, राइट। ये अलग, ये एक सिर्फ ये जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ये एग्जांपल आप लोग को समझने के लिए ले रही हूँ, ठीक है, इजीली समझ में आए ताकि। इमीडिएट पेमेंट ऑफ अ प्राइस, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, एक तो आप इमीडिएट उसको क्या कर लोगे, पेमेंट कर दोगे, पूरा फुल पेमेंट कर दोगे, ठीक है, 4000 का हो रहा है सपोज, ठीक है, 4000 का आपकी ग्लोसरी हो रही है, तो 4000 आप एक तो इमीडिएटली पे करोगे, या फिर आप उसको बोलते हो कि मैं तुमको इंस्टॉलमेंट में देते देते रहूंगा, अभी 1000 रुपए रख लो, फिर 1000 रुपए, फिर 1000 रुपए, ऐसे करके क्या कर रहे हो, आप उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, तो ये फॉर्मेशन है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेशन इसका होना जरूरी, इसमें क्लियर होना चाहिए कि वो कैसे क्या है, ठीक है। देन टू पार्टीज, इसमें टू पार्टीज मस्ट है, अगर दो, एक तो बायर और सेलर, सबसे मेन चीज ये दो ही है, वन ऑफ देम इज मे बी प्रोमिसर एंड अदर ऑफ प्रोमिसी, अब इसमें से कोई एक प्रोमिसर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, प्रोमिसी हो सकता है, आप सेलर के पास से खरीद रहे हो तो वो क्या हो गया, प्रोमिसर हो गया, ठीक है, बायर के पास, बायर को दे रहे, दैट इज अ प्रोमिसी, कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें क्या तुम्हें प्राइस दूंगा उसका, सेलर प्रोमिसर हो गया, वो बोल रहा है कि हाँ मैं तुम्हें ये सामान दूंगा, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा बायर ही क्या होगा, प्रोमिसी होगा, बायर प्रोमिसर भी हो सकता है, और सेलर क्या होता है, प्रोमिसी भी हो सकता है। अब ये कैसे, ठीक है, अगर अ, जो सेलर है, ठीक है, सेलर बोलता है कि अगर एक प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, वो मैं तुमको दूंगा इस टाइम पे, इस रेट पे, और इस प्राइस पे, ठीक है, तो सेलर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें दूंगा, किसे, बायर को, ठीक है, तो इसमें प्रॉमिस किसने किया, सेलर ने किया, जब सेम चीज बायर करेगा, बायर ये प्रॉमिस करता है कि ये प्रोडक्ट तुम मुझे देना, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक प्राइस पे, स्पेसिफिक डेट पे, तो क्या हो गया, इस टाइम पे प्रोमिसर कौन हो गया, बायर हो गया, क्योंकि वो प्रॉमिस कौन करवा रहा है, बायर करवा रहा है, राइट, सेलर नहीं गया, जब सेलर करवाएगा तो सेलर प्रोमिसर हो जाएगा, ठीक है, जब बायर करवा रहा है तो बायर प्रोमिसर हो जाएगा, राइट। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल, एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज अ स्पेसिफिक मैटर about which the party to be contract given their consent, that means subject matter, उसमें subject क्या है, ये बहुत मैटर करता है, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, स्पेसिफिक रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बात कर रही हूँ किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, दैट इज मिल्क की मैं बात कर रही हूँ, और सामने वाला जो बायर है, ठीक है, सपोज मैं सेलर हूँ, मैं मिल्क की बात कर रही हूँ, और जो सेल बायर है वो किसी और प्रोडक्ट की बात कर रहा है, दैट इज वो बात कर रहा है सपोज पनीर की, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का जो जो भी उसको चीज को समझने का जो भी सब्जेक्ट मैटर उसको स्पेसिफिकली उन्हें समझना चाहिए, जो जैसा है वैसा, ठीक है, दोनों के जो कंसेंट है, दोनों की जो सोच है वो मिलना चाहिए, क्लियर है। देन सब्जेक्ट मैटर, अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ गुड, सब्जेक्ट मैटर किसके बारे में बताता है, आपको गुड्स के बारे में, मैंने यही बोला था, मैंने क्या बोला था कि वो बात कर रहा है मिल्क की, ये बात कर रहा है पनीर की, तो उसका जो गुड्स है उसके बारे में जो उनका जो कंसेंट है वो सेम रहना चाहिए। अब गुड्स मतलब क्या, मैंने बोला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही आती है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम जिसमें ना हो, ठीक है, जो भी अदर देन एक्शनेबल क्लेम हो, और क्या हो, मनी हो, मनी का ट्रांसफर, ठीक है, मनी, आप उसको, उसने बोला कि मैं तुमको 1000 रुपीज दूंगा, ठीक है, तुम मुझे 2000 रुपीज दे देना, तो इस चीज का नहीं होगा, राइट, ये जो है, या फिर हम लोग जो मनी का जो ये करवाते हैं, भाई चेंज देना, ठीक है, 100 की चेंज है क्या, 100 का छुट्टा है क्या तेरे पास में, तो वो ही गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा, गुड्स मतलब स्पेसिफिकली मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज द गुड्स, ठीक है।
अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम होता है डेट्स रिकवरी फ्रॉम एनी पर्सन। किसी के पास से अगर आप डेट्स की रिकवरी कर रहे हो, दैट मीन्स किसी के पास में पहले से क्या है, उधार है हमारी, ठीक है, तो उससे अगर आप कोई रिकवरी कर रहे हो, पैसों की रिकवरी कर रहे हो, तो वो चीज किसमें एक्शनेबल क्लेम में आती है और वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। क्लियर है? देन अब गुड्स कैसे होते हैं? एक तो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं और कॉन्टिजेंट गुड्स होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो सेलर के पास में अवेलेबल है। फ्यूचर गुड्स मतलब इन फ्यूचर आपने उसको बोल दिया कि यार ये सामान मुझे ला के देना करके, तो वो आपको बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको 1 मंथ, 1 महीने बाद आओ, मैं तुमको सामान बना के दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर गुड्स है। कॉन्टिजेंट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जो कि contingently those goods were received by the seller contingent upon happening or non happening of event। अगर कोई चीज होती है, जैसे contingent goods मतलब बोला जाता है कि अगर शिप से कोई सामान जा रहा है, वो शिप से अगर वो सामान एज इट इज आ जाता है, तो क्या हो गया? अच्छे से आ गया, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क होता है ना, सी से बहुत सारे वेदर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें होती रहती है, तो दैट इज अ कॉन्टिजेंट गुड्स। ऐसे गुड ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ गुड्स मतलब इसमें क्या होता है सेल्स ऑफ गुड्स में कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होता है, क्योंकि आपने उसको सेलर को उसकी अमाउंट दे दी। अब उस पे क्या सेलर का हक रहेगा? नहीं, उसका हक किस पे चले जाएगा? बायर की तरफ चले। तो उसमें क्या हो रहा है? उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो रही है सेलर टू बायर, राइट। देन पेमेंट ऑफ अ प्राइस। पेमेंट ऑफ अ प्राइस दैट मीन्स अ कंसिडरेशन, ठीक है। टॉकिंग अबाउट कंसिडरेशन, पेमेंट ऑफ अ प्राइस, अगर वो कुछ भी उसके बदले में क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन पे करना जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? तो एक्सप्रेस हो सकता है या फिर मे भी क्या हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। एंड अदर फीचर्स में ये चीज, सब चीजें आती है कि जो भी है उसमें प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना दोनों पार्टी का, ठीक है। देन उसमें कंसेंट होना, दोनों की मंजूरी रहना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी रहना चाहिए दोनों पार्टी में, जो बोथ पार्टीज है उनके बीच में क्या होना है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी रहना चाहिए। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि ऐसे ही फालतू किसी सब ऑब्जेक्ट में वो वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना बनाए, ठीक है। लॉफुल रहना चाहिए, जो लीगली क्या है पॉसिबल हो। ये सारी चीजें हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखे हुए हैं, ठीक है, जिसको मैं दोबारा नहीं समझाने वाली, राइट। देन कंसिडरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, इसमें आनी चाहिए। क्लियर है? चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स के डिफरेंस देखेंगे, राइट।